नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करूँ तो बेसिकली रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति का अभी डाउट आ चुके हैं कि रिलैक्सो बेकार कंपनी है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आता रहता है कि सर 2 साल में इस कंपनी ने मुझे बहुत बड़ा लॉसेस दिया। ऑब्वियसली 2 साल में इस कंपनी अच्छा खासा लॉसेस दिया अराउंड आप बोल सकते हैं कि 50% के आसपास। तो इतना बड़ा लॉसेस कंपनी दिया है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, चलो एक बार मैं आपको चार्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको मैं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल कितना करेक्शन हुआ है टॉप लेवल से अगर करंट लोअर लेवल तक देखूँ तो 48% का। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ 50% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि सर 50% लॉस देने वाला कंपनी क्या फिर से रिकवरी करेगा? क्या फिर से वो रीबैक करेगा? अगर इसको जानना है तो इसके लिए आपको हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या बता रहे थे वो डेटा देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से इस चीज़ों को देखना। अगर मैं कंपनी के पहले से स्टार्टिंग पॉइंट से दिखा दूँ तो थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं चलो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी क्या हो रहा था, लगातार भागते चले जा रहे, उसके बाद कंपनी के ऊपर एक फॉल आया। आपको देख कर लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना फॉल हो सकता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम छोटा है, कोई बात नहीं। मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पे भी कितना लॉसेस हुआ था 43%। मतलब हिस्ट्री में इसी तरीके से डिटेल्स देखने को मिला था। और वो साल कौन सा था, 2015 से लेकर 2016 तक। ध्यान से इस चीज को याद रखना, 2015 से लेकर 2016 तक इस तरीके से फॉल देखने को मिला। उसके बाद लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, फिर से देखिए एक बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फिर से क्रैश हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से क्रैश हो रहा है, फिर से ऊपर जाएगा। यही नेचर है। अभी चलो जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस हिस्ट्री का, कितना साल था, 2015 2015 से लेकर 2000 कितना 16। चलो अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो 2015 से 2016 तक देख लीजिए। उस टाइम कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं था। कंपनी के सेल्स तो ठीक ठाक था। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक था। तो दिक्कत कहाँ पे है, देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक था, सेल्स भी ठीक ठाक था। सब कुछ ठीक होने के कारण उस टाइम 2000, अगर मैं 15-16 का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो चलो मैं एक बार ईयर दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा नहीं है, कोई बात नहीं। उस टाइम इन्वेस्टमेंट कितना था वो यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिला। अभी चलो वही डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो करंट जो 2022 से लेकर गिरावट हो रहा है, क्या उसमें कोई सेल्स का कमियां हुआ, कोई भी सेल्स कम हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का नेट प्रॉफिट के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम हुआ। कि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा? हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट तो आया, थोड़ा सा चेंजेस आया। और इसके पीछे दो रीज़न है। पहली बात, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में नहीं है, ये बात तो है ही। दूसरी बात क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने गलती किया, उस गलती के कारण आज रिलैक्सो का हालत इस जगह पे है। और मैनेजमेंट बता रहा है कि 2025 में वो गलतियां वो मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसका फाइंड आउट, मतलब पूरा के पूरा फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर काम करेंगे और उसको पूरा के पूरा डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे 2025 से पहले। तो वो प्रॉब्लम क्या था, देखिए कंपनी दो तरीके से सेगमेंट के ऊपर मतलब फूडर सेल करते हैं। एक एक थोड़ा सा हाई प्राइस का और दूसरा लो प्राइस का। तो कंपनी ने क्या किया, इतने दिनों से हाई प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान दिया था, लो प्राइस के ऊपर उसका प्रोडक्ट का ध्यान नहीं है। और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट कंट्री, सॉरी मिडिल क्लास व्यक्ति है। तो वो हाई हाई क्लास जूते को वो प्रेफर नहीं करते, वो हमेशा लो क्वालिटी के जूता ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है उस मार्केट को रिलैक्सो का मैनेजमेंट ने नहीं देखा, अवॉइड कर दिया। और उसी के चलते आज रिलैक्सो का हालत इस तरीके से हुआ। और मैनेजमेंट बता रहा है कि 2025 के अंदर अंदर वो सारे हाई क्लास एंड लो क्लास के प्रोडक्ट को वो सेम टू सेम लेवल में बेचेंगे। तो इसमें क्या होगा, कंपनी का अर्निंग बढ़ेंगे, कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। तो पहले सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, हिस्ट्री को चेक करना पड़ेगा। जो लोग इस गिरावट का माहौल को देखकर डर कर भाग रहा है, मैं उसको एक ही बात कहूँगा, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिल सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी नहीं है इस बात का। फिर भी मैं इतने सालों तक काम कर रहा हूँ इस मार्केट में, मेरे इस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है। मैं बहुत पहले ही बैक टेस्टिंग किया हूँ, बहुत सारे चार्ट को मैं एनालिसिस करके देख चुका हूँ कि हिस्ट्री इस तरीके से बता रहा है कि पहले जो हुआ था वही अगर रिपीट हुआ तो वो एक अपॉर्चुनिटी है।
और रिलैक्सो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है, जिसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल तो होना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि मैं मार्केट में सब कुछ सीख चुका हूँ ये बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत कम जान चुका हूँ। बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। किसी के पास कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, मेरे पास ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट लेवल से ऊपर अभी भी चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं 50% के और एक बार रिटेस्ट करें तो मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके ऊपर ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना पहले क्या होना था, पहले एक रेंज बना था। पहले एक रेंज बना था, कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज बना था और बाइंग के रेंज के जब भी नीचे लेवल को टच किया तब क्या पे बना, एंटी बना। इस हाई लेवल तक क्या बना, टारगेट बना। तो बेसिकली तो जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने तो हमेशा याद रखिएगा रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला और उसी जर्नी के बेसिस में कंपनी यहाँ पे नीचे लेवल में टच किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाकर इस लेवल को अचीव किए। अभी देखिए फिर से वही लेवल को टच कर रहा है, यहाँ से फिर से वो ऊपर जाकर इस लेवल तक अचीव कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है तो वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि पहले एक बार इस रेंज के बेसिस में तो टारगेट हो चुके हैं, क्या दूसरी बार फिर से इस लेवल में एंट्री हुआ है, क्या फिर से टारगेट हो सकता है? देखिए फिर से टारगेट हो ना हो इस जगह पे मैं कभी भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि एक स्ट्रेटजीज के ऊपर एक बार एक स्ट्रेटजीज के ऊपर एक ही बार ट्रेड लेना है, दूसरे बार ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि दो बार अगर ट्रेड लिया जाए तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करके काम करते हैं, इस तरीके से स्ट्रेटजीज को सीख कर काम कर रहे हैं, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एक एक बार अगर आपको टारगेट मिल चुका है तो दोबारा उस स्ट्रेटजीज को फॉलो मत करिए, मतलब उस स्ट्रेटजीज को ऊपर एंट्री मत लीजिए। अगर फिर से यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल होकर फिर से एक रेंज क्रिएट करे तो यहाँ पे रेंज को मार्किंग करना और दोबारा जब रिटेस्ट करेगा तब एंट्री ले लेना। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको सोचना है। आपको कोई थियोरेटिकली काम नहीं करना है, आपको सारी चीज़ों को सीख कर काम करना है, क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट्स करेंगे, सर पहले मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है, वहाँ पे मुझे इस तरीके से रेंज बेसिस में एक बार, 2 बार नहीं 3-3 बार प्रॉफिट मिला। देखिए वो कितने कितने कंपनी के ऊपर मिला? शायद आपने 100 कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, तो उनमें से सिर्फ 5 ही कंपनी के ऊपर शायद आपको इस तरीके से रिपीटेड टारगेट मिलेगा। बाकी कंपनीज के ऊपर नहीं है, 5 से 10 कंपनी के ऊपर ही मिलेगा। तो इसको एक्यूरेसी वाइज अच्छा नहीं कहा जाता। तो बाकी आपकी क्या समझदारी है उस हिसाब से काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईआरएफसी, इंडियन रिले फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया, अगर सबसे कोई सेक्टर में पिटाई देखने को मिला वो है रेलवे सेक्टर के ऊपर, क्योंकि रेलवे के ऊपर जो इंटरिम बजट बजट पेश किया गया था, बताया गया था कि जब फाइनल बजट आएगा गवर्नमेंट के तरफ से तो ऑब्वियसली एक बेस्ट बजट देखने को मिलेगा। तो उसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर जो रेलवे का बजट है वो थोड़ा सा धीमी पड़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया था कि इस बार 400 पार होगा, तो 400 तो पार नहीं हुआ, 300 भी पार नहीं हुआ। तो इसलिए शायद इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर पड़ा और रेलवे सेक्टर के ऊपर पड़ा। तो इसलिए रेलवे सेक्टर के ऊपर जो बजट अनाउंसमेंट करने वाले हैं गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा धीमी पड़ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। बाकी जब बजट आएगा तब तो पता चल ही जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट पहले ही बोल चुके हैं, मोदी जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि रेलवे सेक्टर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर और मोबिलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान देंगे। तो उनमें से रेलवे तो एक सेक्टर है ही, तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा आईआरएफसी को, क्योंकि अगर कोई भी रेलवे के ऊपर काम हो तो डायरेक्टली फाइनेंस का जो काम होता है, फाइनेंस का जो काम है टोटली आईआरएफसी देखते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट एंड गुड अपडेट हमें सबको देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ लगातार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। अच्छा खासा एक सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 1400 करोड़ से आज 1700 करोड़ बना। आप अब कहेंगे सर तीन साल में कंपनी का सिर्फ मात्र 3 हजार सॉरी 300 करोड़ के आसपास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो इसमें कैसे चलेंगे?
देखिए एक फाइनेंस कंपनी, इतने बड़े कंपनी खुद को मेंटेन्स कर रहा है, यही बड़ी बात है। कितना मेंटेन्स कर रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स का ग्रोथ कितना है? 12%। हाँ, प्रॉफिट का ग्रोथ इस बार कम हुआ क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, अगर वो देखेंगे तो पिछले बार का जो प्रॉफिट हुआ था उससे सिर्फ 50 करोड़ के 50 से 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियो कम हो गया। मगर प्रीवियस ईयर का डेटा देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है और इसीलिए कंपनी आपको एक साल में 400% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए इस बार गवर्नमेंट का टारगेट था कि 400 पार होगा, 400 पार नहीं हुआ, मगर इस कंपनी ने 400 पार कर दिया परसेंटेज रिटर्न के वाइज। तो आपको किस तरीके से इस डेटा अपडेट देखने को मिले, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और बेसिकली इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। मुझे जो चाहिए था कप विद हैंडल पैटर्न्स, वो मुझे मिल चुका है और मुझे लगता है और एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा और ब्रेकआउट करेगा। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि एंट्री कोई छोटा मोटा एंट्री नहीं होने होने वाला नहीं है, एक अच्छा खासा बड़ा एंट्री होने वाला है। क्योंकि जो टोटल रेंज निकल के आ रहा है, उस रेंज को अगर मार्किंग करके मैं ऊपर बिठा दूं तो अराउंड 38 to 39% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इसके ऊपर जरूर एंट्री यहाँ पे फ्रेश लेने वाला हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर आप खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो के सॉरी नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। सॉरी, उससे पहले और एक डेटा मैं दिखाना भूल गया, जिसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 4:1 रेशियो के यहाँ पे कंपनी बोनस देने वाला है। मतलब बोनस के इशू जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको सारे डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।